फाउंडेशन की इस करियर गाइडेंस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान भाई जो कंडक्ट कर रही है। मैं माइक हैंड ओवर करूँगा जनाब ज़ीशान भाई को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم مددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العليم। इस प्रोग्राम का आगाज़ मैं करना चाहूँगा नूर मानव सेवा फाउंडेशन के बारे में कुछ बताते हुए। नूर मानव सेवा फाउंडेशन 2020 में फाउंड हुई थी और इसका रजिस्ट्रेशन अभी 2025 में हुआ। इन 5 साल के कम समय में नूर मानव सेवा फाउंडेशन ने बहुत अजीम ऊंचाइयां हासिल की हैं। इसका विषय है यूथ एम्पावरमेंट, कम्युनिटी वेलफेयर और कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट। इन 5 सालों में जब कोविड का कहर हमारे ऊपर पड़ा था तो नूर मानव सेवा फाउंडेशन ने ऑक्सीजन टैंक्स और ज़रूरतमंदों को मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया था। इतना ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस में नूर मानव सेवा फाउंडेशन हमेशा आगे रही है। इन्होंने 1500 से ज़्यादा लोगों के वोटर आईडी अप्लाई कराए हैं और ये हर हफ्ते आधार कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें लोग अपने आधार कार्ड्स में तब्दीलियां पा सकते हैं। एक नूर मानव सेवा फाउंडेशन हर हफ्ते फूड डोनेशन ड्राइव करता है। इतना ही नहीं, ये अपने फाउंडेशन के जरिए लीगल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इनके पास लीगल काउंसलर एडवोकेट फैयाज शाह मौजूद है। नूर मानव सेवा फाउंडेशन ने कंप्यूटर क्लासेस ऑर्गेनाइज किए हैं, रन किए हैं और पिछले 6 महीने से लगातार कंप्यूटर क्लासेस चला रही। इस फाउंडेशन की तारीफ में और कहना चाहूंगा कि इन्होंने 8 बैचेस ऑफ बेसिक एंड एडवांस लेवल कंप्यूटर क्लासेस रन कराए हैं। मौजूदा हाल में नूर मानव सेवा फाउंडेशन ने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चालू करे हैं जिसमें स्विमिंग, मेहंदी क्लासेस, अरबिक कैलीग्राफी और इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस को ऑर्गेनाइज किया है। इसी सिलसिले से आज बच्चों के करियर और एजुकेशनल एम्पावरमेंट को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आप सभी का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। मैं गुजारिश करता हूं इस फाउंडेशन के ट्रस्टी मिस्टर नासिर खान सर से कि वो आएं और अपनी स्पीच से इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये 3rd कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम नूर मानव फाउंडेशन में हम लोग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट है जो पिछली बार हमने प्रोग्राम किए। बच्चों ने काफ़ी अपने क्वेश्चंस का हल यहाँ से निकाला, तो उसी की सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी सेम चीज़ को की जा रही है और चाहिए कि हर साल इस तरीके से हर मस्जिद से ये काम हो क्योंकि बच्चे जो है, अब हमने टाइम पे बता रहे, जो हमारे बच्चे का कैरियर हमें चूज़ करना था तो ऐसे कोई सर हमारे पास नहीं थे, लेकिन आरिफ भाई से जुड़ने के बाद में और भी अपने रिजवान भाई है और भी जो सोशल काम करते हैं उससे मिलने के बाद में मालूम पड़ा कि भाई ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो इस काम के लिए लगे हुए हैं, जो अपना वक्त और अपने आप को भी लगा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए ये उसी की शुरुआत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जो भी यहाँ से ले वो आगे चल के भी पहुँचाएँ, अपने तक ना रखें। और प्रोफेसरों के नंबर भी हमारे पास रहेंगे, चाहेंगे तो आप जो 1-on-1 बात में भी आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये जो ये प्रोग्राम में नहीं आ सका किसी वजह से, तो वो ये नंबर लेके उसे पाक करा सकता है।
ये ज़रूरी नहीं है कि आज ही वो आए और जो नहीं आ सके उनको फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे सर लोग का नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, तो सर लोग उनको फ़ोन पे भी हेल्प करेंगे या उनको कहीं बुलाना होगा तो वो बुला सकते हैं। तो प्रोग्राम को ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं अतीक सर से गुजारिश करूँगा कि वो अपने सेशन की शुरुआत करें। जी ज़रूर, बिना वक्त ज़ाया किए मैं जल्दी से अतिक सर की तारीफ में कुछ कहना चाहूँगा। अतिक सर ने बैचलर्स डिग्री इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया है और मास्टर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। अतिक सर एक सर्टिफाइड करियर एनालिस्ट हैं। इतना ही नहीं, ही इज़ अ रेसिपिएंट ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अवार्ड 2024 फ्रॉम द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र श्री CP राधाकृष्णन सर। अतिक सर ने एक बुक भी लिखी है और वो ऑथर हैं अनलॉकिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू एजुकेशन इस बुक का, और वो फाउंडर हैं कम्पीट टुडे ऐप का। इतना ही नहीं, अतिक सर इंडियन आर्मी के सुपरिटेंडेंट भी हैं। तो बिना किसी देरी के मैं गुजारिश करता हूँ अतिक सर का कि वो आएँ और हमें अपने विजडम से प्रेरित करें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर काइंड एंड वार्म वेलकम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नूर मानव सेवा फाउंडेशन का, टीम का एंड आरिफ सर का एंड सभी जो इस प्रोग्राम को सफल बनाने में जो जुड़े हैं। बिकॉज मस्जिद में हम लोग व्हाट डू यू से इसके जन्म के पहले की और इसके आखिरत के बाद की बात करते हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग दुनियावी बातों में भी थोड़ा सा इधर पे एफर्ट ले रहे हैं थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए, है ना। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आपको आज गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बताऊँगा, गवर्नमेंट जॉब्स के, जो हम लोग का सबसे पहला हम लोग को एक मिसअंडरस्टैंडिंग से कि मुस्लिम्स को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता करके, है ना। तो मैं यही बोलूँगा कि जो अभी लाइक के ये अंगूर कट्टे वाला कहानी है। एंड मैं आज आपको UPSC और APSC की बात नहीं करूँगा, मैं आपको UPSC और APSC की बात नहीं करूँगा। मैं आपको ऐसे एग्जाम्स की बात करूँगा जो MCQ बेस्ड है, जिसमें आप कौन बनेगा करोड़पति देखे रहोगे अगर किसी ने 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से एक जो टिक करना होता है ना, तो उसमें आप कम टाइम में अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स में आ सकते हो। और मैं गवर्नमेंट जॉब्स तो क्यों आपको बता रहा हूँ आज, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में 10 पास इंसान की भी स्टार्टिंग सैलरी 33,000 होती है। मैं आपको आज एक ऐसे ओरिजिन आपको थोड़ा सा कोट दूंगा जो आपने अभी तक शायद कभी सुने नहीं रहोगे, है ना। एंड मेरे अब्दुल्ला, मैं सिर्फ आपको काउंसलिंग नहीं कर रहा हूँ, हम इफ पॉसिबल आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हमारे अब तक 13 बच्चे गवर्नमेंट में ऑलरेडी पोस्टेड है अलग अलग डिपार्टमेंट के, जो कि मुंबई के ही है सारे के सारे। ओके, तो सबसे पहला आप लोगों का ऐसा मानना रहेगा कि मैं हमको तो गवर्नमेंट जॉब मिलता ही, अब हाथ उठाइए कितने लोगों को लगता है, ईमानदारी से बोलना, सबको लगता है ना हम लोग को नहीं मिलता करके। यस, आप लोग लिया सर्टिफिकेट नहीं उठा रहे हो, लेकिन आई नो क्या कहीं ना कहीं मन में है ये चीज़ क्या, हाँ हम लोग को गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलता। तो आप सबसे पहला हम लोग को ये अपने आपको पूछना चाहिए कि भाई क्या मुझे इसका सिलेबस पता है, पेपर पैटर्न पता है, क्या मुझे इसकी बुक्स पता है, क्या ये वैकेंसीज कहाँ पर आती है, मुझे ये चीज़ें पता है क्या। सबसे पहला मुझे इनमें से कोई भी चीज़ नहीं पता, तो मैं कैसे क्लेम कर सकता हूँ। यस, और मैं देख रहा था अलहमदुलिल्लाह इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इस मस्जिद में और इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई है। मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ये ना एक नाम लोड करना, ये सारी वैकेंसीज सरकारी हर हफ्ते में एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली करके न्यूज़पेपर आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली करके न्यूज़पेपर आता है, वो हर हफ्ते में आता है, 12 रुपये का एक न्यूज़पेपर होता है। हम लोग को हर हफ्ते मालूम पड़ेगा सरकारी वैकेंसीज ये कहाँ पर आती है करके, है ना। तो आपको मैंने कॉल टू एक्शन बताया, कभी भी आप कोशिश करना। अभी तो आप लोग पेन और पेपर के बगैर है, लेकिन जिनके पास मोबाइल यार कभी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ना अपने फ़ोन में कहीं सेव कर लेने का, है ना। क्योंकि मैं आपको जो बोल रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें बोलूँगा और भी लोग अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स आके बताएंगे, बट आपको याद क्या रहेगी कुछ 3-4 चीज़ें। तो ऐसे कभी भी प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो कोशिश करना है कि हम चीज़ें नोट करें। ओके, तो पहला से आपको एक कॉल टू एक्शन दे दिया, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली सबको खरीदना है। दूसरा, हम लोग जो बोलते हैं कि हम लोग को जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर कि रिश्वत लगती है ना, पहचान लगती है ना, तो ये ऐसा कुछ नहीं करके आप रिकॉर्ड कीजिए, ज़ही से ज़ईफ लोग भी है एंड आप लोग के भी फ्रेंड्स और आपके मतलब पहचान वाले रिश्तेदार रह गए। लास्ट 10 ईयर्स में पिछले 10 साल में आप एक भी इंसान देखो जो पहचान से गवर्नमेंट जॉब में लगाए, आपको नहीं मिलेगा। एक किसी का कोई लास्ट 10 ईयर्स में, पिछले 10 साल में आपको पुराने लोग मिलेंगे, पुराने बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्योंकि पहले कैसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एक सिस्टम था
अभी पूरा आपका एग्ज़ाम बेस्ड हो गया है। ओके, अभी आपको एक एग्ज़ाम लिखना पड़ता है, वो एग्ज़ाम पास करो, मेडिकल वेरिफिकेशन कराओ, डायरेक्ट जॉब है, इंटरव्यूज़ भी नहीं होते। मराठी कंपलसरी है, हम लोग महाराष्ट्र में, हम लोग को मराठी आनी चाहिए, बट मराठी कंपलसरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो नो डाउट अगर कोई बच्चा वीक है मराठी में तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जैसे इनकम टैक्स, कस्टम्स, रेलवेज, आपका DRC हो गया और बॉम्बे पोर्ट्स हो गया, इधर पे आपका मराठी का रोल नहीं आता है करके। अगर आप लोग को मराठी मतलब डिफ़िकल्ट लगती रही है तो आप उसको इजीली अवॉइड करके इसके लिए व्हाट इज वी कैन प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद से ही किया जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इट्स जस्ट वी आर नॉट अवेयर। ओके, और मैंने हम लोग को टाइम स्लॉट दिया तो आई हैव नोटेड डाउन द पॉइंट जिससे मैं आपको बोल सकूँ कि कैसे कैसे ये चीज़ें की जा सकती है। अगर आपका स्कूल कॉलेज में किसी का 10th में हाई परसेंटेज नहीं भी आया, किसी के बच्चे को क्या होता है, बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है बट अच्छा क्लासेस नहीं मिला होता है ना, तो ये कुछ डिफिकल्टी की वजह से बच्चा 10th में अच्छा स्कोर नहीं किया होता है, 12th में अच्छा स्कोर नहीं किया होता है। बट गवर्नमेंट में क्या होता है, वो आपका 10th 12th का स्कोर नहीं देखते, वो बोलते हैं कि भाई आप हमारा जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है उसमें अच्छा परफॉर्म करो, और उसमें जो अच्छा परफॉर्म करेगा उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, है ना। तो पहला आपको मैंने बताया एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। दूसरा, हम लोग एग्ज़ाम क्यों नहीं पास कर पाते, क्योंकि हम लोग को पेपर बैठे, सिलेबस, बुक्स, ये सब कहानियाँ नहीं पता है ना। हम लोग कभी कभी फॉर्म भरने में गलती कर देते। अंदर यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई वैकेंसी आएगी तो हम लोग आके 2 फॉर्म कैसे भरने प्रॉपरली बता देंगे, और यहाँ पे इंशाल्लाह कोऑर्डिनेटर के द्वारा आपके फॉर्म्स भी फिल कराई जाएगी। ये एक बहुत अच्छा सेंटर बन सकता है गवर्नमेंट एग्जाम्स के इनिशिएटिव्स था। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको ये गवर्नमेंट बोल नहीं क्यों रहा हूँ, देखो सब मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, सब फील्ड अच्छी है, कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अच्छा रहे या ये अच्छा है, सब अच्छा है। आप 10th में हो, ओके, 10th में हो, 12th में हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो आपका फील्ड सिलेक्ट करो, फील्ड सिलेक्ट करते वक्त थोड़ा सा खुद पे ध्यान लो कि मेरा पर्सनैलिटी कैसा है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा लर्निंग स्टाइल क्या है, मेरा इमोशनल क्वेश्चन क्या है ना, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, और लास्ट में अपना एटीट्यूड देखो, स्किल लेवल देखो, उसके बाद में फील्ड सिलेक्ट करना। क्यों पर्सनैलिटी क्या है कि मैं सहमा रहता हूँ कि थोड़ा सा अपनी बॉम्बे की भाषा में बोले तो बोल बच्चा था, मतलब थोड़ा मैं बिंदास बात करता हूँ, या मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, थोड़ा सा शांत स्वभाव का इंसान हूँ। दूसरा, मैं डिसीजन लेते वक्त क्या मैं सोचकर डिसीजन लेता हूँ कि फील करके लेता हूँ। ओके, मैं थिंक करके डिसीजन लेता हूँ कि फील करके लेता हूँ। और आपका एक हो गया कि मैं ऑर्गेनाइज हूँ कि मैं स्पॉन्टेनियस हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें देखने से क्या होगा कि आपका जो पर्सनालिटी है, जब भी आप डिसीजन लेते हो ना, मैं कौन सा फील्ड करूँगा, क्योंकि आप जो फील्ड करोगे आज के टाइम में वो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं और कॉमर्स कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के बाद ही जॉबलेस है, क्योंकि उन्होंने अपनी फील्ड अच्छे से नहीं, उन्होंने अपनी फील्ड को मतलब ढंग से चेंज नहीं किया। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने 10th 12th में अच्छा भी स्कोर किया हो तो आपने अच्छा जो भी फील्ड सिलेक्ट करता है आँख बंद करके, मतलब सिर्फ स्टीरियोटाइप, मतलब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फील्ड सिलेक्ट करता है ना, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ आपका राइट नाउ ट्रेंड के चल रहा है पैकेज के, ट्रेंड और पैकेज के बेसिस पर हम लोग फील्ड सिलेक्ट करते हैं। बट आगे जाके हम लोग उस फील्ड में एक एवरेज इंजीनियर अगर बन गए, हमारा उस पर इंटरेस्ट नहीं आया, हमारा स्किल लेवल नेचर अगर उसको सूट नहीं किया, तो हम लोग फिर बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं। मैं आज आपको गवर्नमेंट के बारे में बताऊंगा, बट मैं आपको एक छोटा सा ये बता रहा हूँ, फील्ड सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहे, क्योंकि आप उस फील्ड में 35 साल गुजारेंगे। ओके, और ये जो है ना आपका, मैं बताया पर्सनालिटी जो है आपकी, आपका जो इंटरेस्ट है कि आपको चीज़ें हाथ से करना पसंद है, ट्यूबलाइट चेंज करना, फ्रिज खोलना, या कोई कि आपको पंचर या मतलब कोई भी किसी तरह का मैकेनिकल काम करना, आपको टेलरिंग करना या किसी भी तरह का मैकेनिकल काम करना, ऐसा हाथ से करना पसंद है कि आपको आर्टिस्टिक, इसको रियलिस्टिक बोलते हैं चीज़ें, रियलिस्टिक इंटरेस्ट बोला जाता है। एक आपको ड्राइंग पसंद है, इसको आर्टिस्टिक इंटरेस्ट बोला जाता है करके, या आप इन्वेस्टिगेटिव हो हर चीज़ के पीछे कि भाई क्यों ये ऐसा क्यों ऐसा क्यों, या आप कन्वेंशनल आदमी हो, आराम से एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना है या अकाउंट्स का काम करना है ना, या आपको समाज सेवा करने में मज़ा आता है ना, या तो फिर मैं बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। तो ये सब चीज़ें सोच के थोड़ा सा खुद को, अपने आप को रिफ्लेक्ट करने के बाद डिसीजन लेना भाई। और मैं आपको गवर्नमेंट का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो हम लोग कभी धारावी में आज है तो बहुत से लोग कोई रेट पे रह रहे हैं, किसी का घर का प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट में ना कुछ बेनिफिट्स है
जॉब लगते के साथ डे वन से आपके बेनिफिट्स चालू हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट पे फोकस करने बोल रहा था, बट आपका इंटरेस्ट रहेगा तो ही करना है। सबसे पहला, गवर्नमेंट में आपकी एक साल में कितनी हॉलीडेज होगी, कुछ कोई गेस करेगा? बोलो बोलो। आपको मैं बोलूँ, एक साल में सरकारी ऑफिस में, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में एक साल में 181 हॉलीडेज होती है। आधा साल 181 कैसे? 52 सैटरडेज, 52 संडेज, कितना हो गए? 104, 30 EA, 30 अर्नली, 104 प्लस 30, 124, 20 मेडिकल लीव, 154, 70 पब्लिक हॉलीडेज, जैसे अभी 14 अप्रैल को है, ईद में होगी, दिवाली में होगी, दशहरा में होगी, क्रिसमस में होगी, तो ऐसा 181 हॉलीडेज होती है। प्लस जो हमारी मतलब जो हमारी बहनें हैं है ना, और आंटी और जो भी मतलब हमारी लेडीज स्टाफ हैं, उनको चाइल्ड केयर लीव होती है। उनको चाइल्ड केयर लीव होती है बेबी बॉर्न होने के बाद, उनको बेबी 18 साल का होने तक उनको ऑलमोस्ट 700 छुट्टियाँ होती है। प्लस आपका ऑफिस टाइमिंग भी 8 आवर्स का। आपको एक तो छुट्टियों का और एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट, एक रिलीज तो मिल गया, काम तो अपने को बढ़ चढ़ के करना है, बट बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। दूसरा, HR सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा, हमको डे वन पे ही घर मिल जाता है। अगर वहाँ पे क्वार्टर्स अवेलेबल है, आप अप्लाई कर दो, आपका हार्ट की 6-7 हज़ार रुपये में आपको 1 BHK 2 BHK बॉम्बे में मिलेगा, कहीं मिलेगा। अच्छा, वो घर भी ऐसा रहेगा कि उसमें अगर ट्यूबलाइट कुछ भी, पेंटिंग वेंटिंग कुछ भी खराब है, आप ज़्यादा दूर नहीं है, एंटोफिर में यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, आप उधर पे उनका एक नंबर होता है, उसको कॉल करो, वो आके रिपेयरिंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे। तो ये आपको एक बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी, जो हम लोग मुंबई के लोग जिससे सफ़र करते। हम लोग 1 BHK भी ले रहे हैं तो 20,000 से कम नहीं मिलेगा मुंबई में, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा ये है। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटी है घर वालों के लिए। घर में कोई मतलब खुदा ना खास्ता बीमार पड़ता है तो गवर्नमेंट आपका कैशलेस ट्रीटमेंट करती है। तो हमारे मतलब जो अचानक में जो हमारे पे एक बड़ा लोड आ सकता है गवर्नमेंट सर्विस में, आपका वो एक सीधा वे ऑफ हो जाता है। आपको डिफेंस में कुछ लोग रहेंगे तो उनको मालूम रहेगा कैटरिंग कार्ड फैसिलिटी होती है। आपको सामान ऑलमोस्ट मतलब बहुत सब्सिडाइज रेट में, बहुत बड़े डिस्काउंट रेट में मिलता है, डीमार्ट पे है उसके यहाँ में, ठीक है। आप लोग को मालूम नहीं रहेगा, अगर आपके कोई पहचान में कोई डिफेंस में रहेंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कोई फौजी रहेंगे या सिविलियन भी रहेंगे, तो एक कैंटीन कार्ड करके फैसिलिटी होती है, उसमें आपको मतलब ये सारी चीज़ें आएगी करके। दूसरा, फिर आपको एक LTC पैकेज का फैसिलिटी है, लीव ट्रैवल कंसेशन का एक फैसिलिटी होता है। उसमें इंसान अपने गांव में हर साल में एक बार जाके आ सकता है, या 2 साल में एक बार जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार या लेह लद्दाख पूरा। अगर जम्मू कश्मीर जाना तो फ्लाइट पे जाता है ना, तो फ्लाइट से आपकी फैमिली का आने जाने का खर्चा गवर्नमेंट देती है। या 4 साल में एक बार आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी घूम के आना है तो वो भी पूरा खर्चा गवर्नमेंट देती है। तो गवर्नमेंट में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो आदमी को मतलब सेविंग्स ना करके मतलब इनिशियली वो चीज़ें K1 पे प्लान कर सकता है ना। मैं देख रहा हूँ कुछ छूट नहीं जाएगा। और गवर्नमेंट एक बच्चे को साल का पढ़ाने का 33,000 देती है। आपका चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस बोला जाता है। मैं आपको गवर्नमेंट सर्विस क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा गवर्नमेंट सर्विस ही ऑप्शन तो सारे हैं अच्छे। हम जितना अच्छे से करेंगे, हम उतने अच्छे लॉयर बनेंगे, उतने अच्छे इंजीनियर बनेंगे, उतने अच्छे डॉक्टर बनेंगे, उतने अच्छे सरकारी कर्मचारी बनेंगे। लेकिन हम लोग को मन से करना है, जो भी चीज़ करना है अच्छे से करना है। ओके, तो आपको एक बच्चे का साल का 33,000 गवर्नमेंट देती है, 2 साल का 66,000, तो 3 साल का कितना, तीसरे बच्चे को नहीं देती गवर्नमेंट। बोलती है हम लोग, हमारे तो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है उनका, आपको 2 बच्चों को पढ़ाने का गवर्नमेंट 66,000 रुपीज़ पे करती है। ओके, उसके बाद में आप और एक गवर्नमेंट में एक 10th पास आदमी का स्टार्टिंग सैलरी कितना रहेगा? आज के टाइम में ग्रेजुएट का स्टार्टिंग सैलरी कितना है? 20,000 मंथली शुरू, एवरेज ग्रेजुएट का स्टार्टिंग सैलरी। गवर्नमेंट में 10वीं पास आदमी का स्टार्टिंग सैलरी कितना है? 35,000। मैंने अपनी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बोला है ना। 10th पास इंसान का गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग सैलरी, 10वीं पास आदमी जो गवर्नमेंट में अप्लाई करता है, जो 18 साल के ऊपर है, जो 10वीं पास बेसिस पे अप्लाई कर रहा है, उनका स्टार्टिंग सैलरी 35,000। 12th पास आदमी इंसान का 40,000 स्टार्टिंग है। लोअर डिविजनल क्लर्क वगैरह जो स्टार्ट होता है, उसका स्टार्टिंग सैलरी 12th पास बेसिस पे, ये 5 मिनट रही, 12th पास बेसिस पे इट इज़ 14,000। हाउएवर एक 12वीं पास आदमी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, अब एक नाम नोट करके रखना, आपने बहुत सालों से सुने नहीं रहेंगे, जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है, उन्होंने कोर्ट्स में इनको देखे हैं। इस पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर या शॉर्ट हैंड। ये शॉर्ट हैंड कोर्स या स्टेनोग्राफर को याद रखो,
12 फास्ट स्टेनोग्राफर का सैलरी एज हाई एज 90,000 रुपीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये हम लोग को नहीं मालूम है। और ये लोग जब सेंट्रल गवर्नमेंट में लगते हैं 12वीं पास के बेसिस पे लगते हैं। इस पेपर में मैथ्स भी नहीं आता है, इंग्लिश आता है फॉर 100 मार्क्स, रीजनिंग आता है फॉर 50 मार्क्स, जीके आता है फॉर 50 मार्क्स। एक 200 मार्क्स का पेपर पास करना पड़ता है, स्टेनोग्राफी का टेस्ट पास करना पड़ता है, डायरेक्ट आपका जॉब लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टूडेंट अपनी इनकम टैक्स में पोस्टेड है राइट नाउ, और आप हायर रैंक में क्वालिफाई करते हो, आपका स्टार्टिंग सैलरी 90,000 और आप 60,000 में क्वालिफाई करते हो। तो हम लोगों को अवेयर होना है ना। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ में आपके 4 स्टेजेस होते हैं, 4 ई याद रखना। सबसे पहला कोई भी चीज़ का हमको अवेयरनेस या एक्सपोजर होना चाहिए। तो पहला इस एक्सपोजर, दूसरा हम ऐसी चीज़ों के लिए तैयारी करेंगे और गलतियाँ करेंगे और मिस्टेक्स कर करके हम लोग अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे। तो सेकेंड आपका आ गया एक्सपीरियंस, पहला हो गया एक्सपोजर, सेकेंड आ गया एक्सपीरियंस, तीसरा हम लोग एक्सपीरियंस को और जब रिफाइन करेंगे तो हमारी आ जाएगी एक्सपर्टी। क्या आ जाएगी? एक्सपर्टी। और फोर्थ स्टेज देखिए फाइनल स्टेज है एक्सपर्टी है एक्सेलेंस। फिर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठोगे तो आप बैक टू बैक मार देते हो। ये कैसा है, आपको पहला एक्सपोजर मिलेगा, अवेयरनेस आपको जमा करना है, इन एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरना है, पार्टिसिपेट करना है, एक्सपीरियंस लेना है, एक्सपर्टी हासिल करना है, और लास्ट स्टेज आपको रहेगा एक्सेलेंस। ओके, तो मैं आपको गवर्नमेंट इसलिए जस्टिफाई कर रहा था बिकॉज सैलरी बहुत हाई है स्टार्टिंग में, एंड जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनको डायरेक्ट रिलीफ चाहिए तो गवर्नमेंट में आपका वो एक किस्सा आपका बड़ा पार हो जाता है इस। और गवर्नमेंट में आप यकीन नहीं मानेंगे भी, जैसे आपके पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम्स ऑफिसर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, आपके सीबीआई के, नार्कोटिक्स से, जिसमें आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर ही होता है। आपका जो 4 ऑप्शंस वाला मैं बता रहा हूँ ना, तो आपको वैसा पेपर देना है एक, और उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वेरिफिकेशन करके अपॉइंटमेंट आता है। इसमें आपको इतना ज़्यादा एफर्ट वैसा नहीं लगता जैसा आपका, बिकॉज देखो यूपीएससी एमपीएससी मैंने क्यों अवॉइड किया, यूपीएससी एमपीएससी में आपका यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज तो 1000 वैकेंसीज आती है साल पे, ओपन कैटेगरी में वो कट के 500 हो जाती है। अब उसमें सिलेबस भी है डिस्क्रिप्टिव, तो और वेटेज है कम, तो हम लोग वो 500 वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने से अच्छा हम लोग साल में जो 2 लाख वैकेंसी आती है हम लोग उस पर फोकस करें ना। जैसे रेलवे का ग्रुप डी का भी 32,000 वैकेंसी आके गया, राइट नाउ रेलवे से लोको पायलट का 10,000 वैकेंसी है। तो ऐसा ही मेगा वैकेंसीज आते रहती है। सात सिलेक्शन कमीशन तो साल भर का अपना टाइम टेबल उनकी वेबसाइट पे लगा देती है, ssc.gov.in पे आप ये वेबसाइट्स देखने की आदत डालो। आपको नहीं मालूम है या इंक्वायरी करो, हम लोग फ्यूचर में आपके लिए मतलब पुल देना कि जितनी जो चीज़ें अवेलेबल हो सकती है आपको करके देगी करके। और जैसे आपको यूपीएससी और एमपीएससी का ही आपने नाम सुने थे, तो आप कुछ और बॉडीज़ का भी नाम याद कर लीजिए या लिख लीजिए अपनी रिकॉर्डिंग से। तो आई गेस आपको जब रिकॉर्डिंग मिलेगी तो यू कैन रिकॉल वो इन सेशन में आपको मिल जाएगी ये ना। आप जैसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसा एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आप लोग का 10वीं का एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की हर सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट का रिक्रूट करता है। आपका प्यून हो, ड्राइवर हो, क्लर्क हो, ऑडिटर हो, इंस्पेक्टर हो, गैजेट ऑफिसर, ऑलमोस्ट 90% वैकेंसीज का सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट करता है। ओके, वैसे ही बीएमसी है, बीपीटी है, बीआरसी है, बॉम्बे मोटर्स है, और आपकी इंश्योरेंस कंपनीज होती है, बैंकिंग होती है। मैं आपको सारे गवर्नमेंट की जो अलग अलग तरह के जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं मैं आपको एक इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इन ये जो कॉम्प्लिकेटेड जो मैं इतने आपको जो नाम कर ऐसे लग रहे रहेंगे, इसका ये क्या है, सिलेबस क्या है। आप लोग कितने लोग यहाँ पे 10th पास करके बैठे हो राइट नाउ? ओके, है ना, मतलब 10-12 लोग हैं। तो इसका सिलेबस है 4 सेक्शन में थे ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। तो इंग्लिश में आपका अभी एक्टिव पैसिव वॉइस सुनो, बहुत डिफिकल्ट है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मीनिंग्स, ऑपोजिट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियल्स एंड फ्रेजेस, आपका पैसेज कॉम्प्रिहेंशन है ना, और आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो ये आप दे रहे हो कितना रॉकेट साइंस पेपर है आपका। जीके में आपका
जीके के पहले मैं मैथ्स कराता हूँ। मैथ्स पे आ जाएगा आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, आपका एवरेज, एलिगेशन, है ना। और एडवांस मैथ्स का बेसिक आता है, कुछ में एडवांस मैथ पूछते, किसी में नहीं पूछते। जिसमें इंस्पेक्टर का पेपर है उसमें एडवांस मैथ्स डेफिनेटली रहेगा। एडवांस मैथ्स इज योर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, बट वो 12th वाला नहीं रहेगा। 10वीं तक जो पूछा है वही रहेगा। ओके। एंड आपका रीजनिंग में आपका गेम जैसे क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशंस के हो गए, आपका सीरीज हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये रीजनिंग इज अ वेरी मतलब एक गेम जैसा होता है आपका, उस तरह के क्वेश्चन होते हैं। बट आपको सिर्फ उसमें क्या करता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको टाइम सेविंग सीखना रहता है, टाइम सेविंग टेक्निक सीखना होता है। तो उसके लिए क्या है, जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपका फाउंडेशनल कॉम्पिटेंसी डेवलप करते हो, है ना, बेस आपका तैयार करते हो। बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर आप कॉलेज लाइफ में क्या करते हो, आपका कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करते हो। और 4 कॉम्पिटेंसी डेवलप होने के बाद आप फिर डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी के पीछे जाते हो, जिससे आप अपने पीढ़ी के दिग्गज बनते हो। ओके। तो ये स्टेजेस हैं। आप मैं बोलूँगा सिर्फ प्रोसेस से फोकस करो, रिजल्ट मत देखो कि मैं मतलब ये बनना है। देखो ट्रांसफॉर्मर कोई मूवी देख के अगर आता है तो बोलेगा मैं रोबोटिक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बट उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, आपको पूरी चीज़ें मालूमात होनी चाहिए। और एक ही मैं आपको एक कॉल टू एक्शन दूंगा इसमें। ओके। आप तो मैं थोड़ा पास किया हूँ, लेकिन शायद इंशाल्लाह को वीडियो मिलेगा तो आप लोग उसको फिर से देख सकते हैं करके। मैं लास्ट ही APJ अब्दुल कलाम साहब के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई आपको कैसे आपका गोल सेट करना है। सबसे पहला यू मस्ट हैव अ ड्रीम। सबसे पहला आपको सपना देखना चाहिए। यू मस्ट कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज टू चेज दैट ड्रीम। आप क्या करोगे, नॉलेज गैदर करोगे। वो ड्रीम को आपको जो भी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स करना है ना, तो आप कंटिन्यूसली आप नॉलेज गैदर करोगे कि मैं इस फील्ड में अच्छा कैसे बन सकता हूँ। फिर आता है हार्ड वर्क। आप मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना। और लास्ट चीज़ इज परसिवरेंस। ओके। तो परसिवरेंस इज कोई चीज़ अगर बार बार टूटने के बाद भी अगर नहीं टूट रही है तो भी टूटते रहना, कभी ना कभी वो दरवाजा इंशाल्लाह टूटेगा, है ना। तो आपके एफर्ट्स लगाओ और आगे के लिए आप ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अतिक सर, जिन्होंने हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में पूरी मालूमात दी और हमें मोटिवेट भी किया अंत में। आप हमारे पास मौजूद हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत, जिनका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं गुजारिश करूँगा आरिफ सर से कि वो आएँ और इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा, बच्ची अभी ऊपर बैठी है ना, थोड़ा अपना हाँ इंडिशन का ज़रा हाथ उठा के, ताकि हमको भी पता चले कि बच्ची जो अभी सेक्शन हुआ है उसका बच्चियों ने भी उसका फ़ायदा उठाया है, हमको पता चले। मैं आपको बताता चलूँ बच्चे लोग के अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज सेक्शन हुआ है ये हमने पूरी धाराई के लिए और पूरी कम्युनिटी के लिए रखा गया था ये सेक्शन, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज का जो आप वक्त दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ के लिए और आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए प्लस देश के लिए आप सीरियस हो। यानी आप आज जो अगर यहाँ पे मौजूद हो तो इसका ये सबूत है कि आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तभी आप इधर यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि यहाँ पे अभी आने वाले जो वक्त में अभी आने वाले जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है और जो लोग आए हुए हैं, ये सब आपकी जो आपको आज काउंसलिंग करेंगे और जो चीज़ें बताएंगे वो सभी चीज़ें आपको नोट करके रखना है। स्पेशली मैं लेडीज़ लोगों से भी चाहूँगा कि इंटेंशन देवे, और बच्चों को भी कहूँगा कि पेपर पेन लेके बेटा नोट कीजिए, क्योंकि यही चीज़ जो आज कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखा है, ये अगर आप लोग कहीं और करवाते हो तो इसका 2000-5000 रुपये एक बच्चे के पीछे देना पड़ता है। ये तो आप लोगों की खुशकिस्मती है। नो मस्जिद मानव सेवा की भी खुश, यानी आप लोग इनका शुक्र अदा करो कि मस्जिदों ने ये प्रोग्राम चालू किया है और ये 3रा साल है। तो आप लोगों को इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाना है बेटा। ये बात को कोई नहीं बताएगा कि 10वीं 12वीं के बाद इन फ्यूचर इन लाइफ में क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे आगे बढ़ना है। देखिए जैसे सर ने बताया है कि गवर्नमेंट के कितने जॉब रखते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट में काफ़ी स्कॉलरशिप मिलती है, बच्चों को पता नहीं है। आप अपने ख्वाब अभी से सेट कर लेते हो कि हाँ भाई हमको डॉक्टर्स बनना है, वकील बनना है, पायलट बनना है, मगर गवर्नमेंट में जाना है, ऑफिसर बनना है, IAS करना है, UPS करना है, मगर आप लोगों को पता नहीं है कि कौन सी लाइन से चलना है। अगर आपको बिरार जाना है और चर्च गेट के
ट्रेन में बैठ जाओगे तो मतलब ही ये बनेगा कि आप जा रहे हैं कहीं और करना कुछ और है। तो ये आज जितने भी आज स्पीकर बैठे हुए समझ लीजिए कि ये आपके गुरु और गाइडेंस है। इंशाल्लाह हमारी हयाती रही या नहीं रही कि आज जो सेक्शन होगा उसमें कितने बच्चे जब निकलेंगे बंद करके ना, तब हमारी मेहनत पूरी होगी। और जैसा कि सर ने बताया कि स्टेनरी में स्टेनोग्राफर, ये काफ़ी सर ने हमारी पहले 2 महीना पहले बात हुई थी और उसी चीज़ से मैंने लग किया, वो चीज़ मेरे जहन में बैठ गई कि ये अपने बच्चों को कराना ज़रूरी है। 23,000 नौकरियां गवर्नमेंट की निकलती है हर साल, यही जो सर ने अभी जो बताया शॉर्ट हैंड, और 90% बच्चों को पता ही नहीं है कि करना क्या। सही है ना सर? 90% बच्चों को पता नहीं है। ये जॉब जो होता है इतना रिस्पेक्टेबल जॉब होता है कि आप जज के हाथ के नीचे हो, कलेक्टर के हाथ के नीचे काम कर रहे हो, आईएएस ऑफिसर के हाथ के नीचे काम कर रहे हो। कितना एक बड़े फक्र का काम होता है कि उनके हाथ के नीचे आप असिस्टेंट हो। जो आप वो बोलते हो तो शॉर्ट हैंड जो है वो सर जो बता रहे हो वो आपको कोर्स करा के बाकायदा जॉब के लिए आपको अप्लीमेंट करेगी सर। ये बहुत बड़ी बात है बेटा। और ये सोचो आप कि हमारी बच्चियां इसमें, मैं कहता हूँ ना 90% बच्चियां इसमें हमारी स्मार्ट है। और इंशाअल्लाह नूर मस्जिद की तरफ से भी हम ये क्लासेस भी चालू करेंगे। जिसको शॉर्ट हैंड अगर कुछ सीखना है ना तो हम यहाँ पे वो क्लासेस का भी बंदोबस्त करेंगे ताकि हमारी बच्चियाँ जो है जो सिस्टम में जावे, उस सिस्टम में अगर आप एक कलेक्टर, एक आईपीएस यूपीएस के आपके नीचे बैठते हो, जो वो करेंगे, आप टाइपिंग करते हो तो आपकी भी वैल्यू बढ़ती है। आप सोचो कि अगर आप ऐसी पोस्ट पे लगोगे, गवर्नमेंट की पोस्ट पे लगोगे, तो इंशाल्लाह जब आप वो पोस्ट पे रखोगे तो आपकी आने वाली नस्लें किधर पहुंचेगी। तो ये बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट आज का जो सेक्शन जो है बेटा, ये अपने जहनों में, इसको सीरियस अपने जहनों में एक एक चीज़ को बिठा लेना, इंशाल्लाह आपको लाइफ में बहुत काम आएगा। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको स्पेशली हमारे जो आए हुए गेस्ट है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारे आपके बीच, आपके ही धाराई के हमारे बीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे चंद्रकांत सर हमारे बीच में जो मौजूद है। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, दो बेटा साहब